नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दूसरी ओर भवानी शेरगिल का जो आदमी भवानी के भाई भैरव के बारे में पता कर रहे थे, वही उसे सुनसान सड़क पर एक लाश मिली। हालांकि वह लाश बहुत ज्यादा खतरनाक हालत में थी, क्योंकि जंगली जानवरों ने उसे नोच खाया था। बहुत मुश्किल से उसकी पहचान हो सकती थी। अगर कोई आम इंसान उस लाश को देख ले तो वह डर से कांपने लग जाए या फिर बेहोशी हो जाए। बाद में पता चला कि वह लाश किसी और की नहीं, भैरव की है। यह इन्फॉर्मेशन जैसे ही भवानी सीरियल को पता चले, उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। अब तक भैरव की बॉडी को भवानी शेरगिल के विला लाकर रख दिया गया था। उस लाश का चेहरा भी बहुत मुश्किल से पहचान में आ रहा था, और उसकी आधी से ज्यादा बॉडी तो जंगली जानवर खा चुके थे, या फिर कह सकते हैं हर्षवर्धन के पालतू जंगली जानवर खा चुके थे। बहुत मुश्किल से उसकी पहचान हुई थी। उसे देखते हुए भवानी शेरगिल कठोर आवाज में अपने आदमियों से बोली, किसकी वजह से इसकी यह हालत हुई है। उसके अंदर एक गुस्से का गुब्बार उठा हुआ था, जैसे अगर वह इंसान उसके सामने होता तो वो उसे जिंदा ही मार डालती। उसका आदमी, जो पहले ही भवानी शेरगिल के गुस्से से डर चुका था, वह घुटने पर बैठते हुए बोला, मालकिन, हमें नहीं पता कि यह किसका काम है। हमने तो इनको खोजने की बहुत कोशिश की, लेकिन सामने से ही कुछ वक्त पहले उनकी लाश मिली। वहीं उसकी बात सुनकर भवानी शेरगिल को गुस्सा आया। उसने उसे आदमी को एक लात मारते हुए गुस्से में बात कर कहा, किसकी इतनी औकात हो गई जो हमारे ही इलाके में आकर हमारे ही आदमी को मार दे। तुम जानते हो भैरव हमारे लिए कितना जरूरी था, और वह हमारे लिए क्या काम करता था। वही उसकी इतनी गुस्सेल आवाज सुनकर तो बाकी के सारे आदमी भी डर से कांपने लगे। भवानी को समझ नहीं आ रहा था कि भैरव को कोई कैसे मार सकता है। भैरव को उसने बचपन से अपनी नजरों के सामने देखा था, और उसकी खास तरह की ट्रेनिंग उसी ने करवाई थी। वो उसके लिए किसी किलिंग मशीन की तरह था, जो बिना किसी सवाल के उसका हर काम करता था, और ज्यादातर उसके सारे काम इलीगल ही होते थे। दुनिया के लिए तो वह पहले ही मर चुका था, इसीलिए तो भवानी उसे इन्हीं सब कामों के लिए छुपा कर रखती थी। इसी वजह से तो वह दुनिया में किसी गुमनाम की जिंदगी जीता था। वह हर साल अपनी आइडेंटिटी बदलता था, किसी न किसी को रास्ते से हटाने के बाद उसकी आइडेंटिटी ले लेता था। इसी तरह उसने अपना पूरा जीवन बिताया था, लेकिन उसने भवानी के लिए बहुत ज्यादा इलीगल काम किए थे। इलीगल बिजनेस करना हो, या किसी बिजनेस राइवल को रास्ते से हटाना हो, किसी को ब्लैकमेल करना हो, या किसी का किडनैप करना हो, या किसी को धमकाना हो, या फिर किसी की बदनामी करनी हो, किसी के लिए गंदे काम करने हो, वह हर काम भैरव भवानी शेरगिल के लिए करता था। ऐसा नहीं था कि वह उसका गुलाम था, लेकिन भैरव दिल से भवानी को अपनी बहन की तरह मानता था और उसकी रिस्पेक्ट करता था। भवानी शेरगिल भी अपने माँ बाप के सामने यही दिखाती थी कि वह उसके असली माँ बाप यानी कि बटलर और उसकी बीवी को अपने ही माँ बाप की तरह ट्रीट करती है, और उसका ध्यान रखती है, और उनके सारे खर्चे उठाती है। लेकिन सच कुछ और ही था। भवानी शेरगिल सिर्फ दुनिया के सामने दिखाने के लिए ही बटलर और उसकी बीवी के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती थी, वरना वह जिंदल विला के बाहर या फिर किसी अकेली जगह पर तो वह बटलर के साथ किसी नौकर से भी ज्यादा गया गुजरा व्यवहार करती थी। इस बारे में भैरव को अब तक नहीं पता था, और भैरव के माँ बाप भी सिर्फ इसीलिए खामोश थे क्योंकि उनके हिसाब से उनका बेटा बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा है, और उसके सारे खर्चे भवानी शेरगिल ही उठा रही है और उसका ध्यान रख रही है। लेकिन था बिल्कुल उससे उल्टा। वही भवानी शेरगिल जो वहां पड़ी हुई लाश को देख रही थी, वह कड़कावास में बोली, इसको ठिकाने लगाओ। इस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अगर बात भर गई तो ये राज भी खुल जाएगा कि इतने सालों से भैरव जिंदा था। वैसे भी यह बस एक मामूली गाद से ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन भवानी शेरगिल के लिए इस बात से अनजान थी कि वहां पर जो कुछ भी चल रहा है, वह सारी चीज जिंदर विला में बैठे हुए बटलर और उसकी बीवी देख रहे हैं। वह भी अपने फोन पर। ये जुगाड़ भी अनाया ने करवाया था। किसी अननोन नंबर से उन्हें लाइव सीसीटीवी फुटेज की लिंक भेजी थी। पहले तो बटलर को ऐसा लगा जैसे ये कोई मजाक कर रहा है या फिर कोई उनको फंसा रहा है, लेकिन बटलर की बीवी परेशान होकर बोली, यह उनके बेटे की तरफ से कोई मैसेज हो सकता है। कई महीने हो गए वह अपने बेटे भैरव से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे। अपनी बीवी की बात सुनकर बटलर ने भी उस लिंक को ओपन कर दिया, लेकिन जैसे ही उन्होंने लिंक को ओपन किया,
उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि सामने इस फार्म हाउस का वीडियो चल रहा था, जहां पर भवानी शेरगिल अपने आदमियों के साथ थी और जहां पर भैरव की लाश जमीन पर पड़ी हुई थी। उस लाश को देखकर तो बटलर और उसकी बीवी की रो रो कर हालात ही खराब हो गई थी। वही भवानी की हरकत से तो वो दोनों गुस्सा भी हो रहे थे। यह अनाया का तरीका था अपने दुश्मनों से बदला लेने का। भले ही बटलर और उसकी बीवी ने उसके साथ कुछ न किया हो, लेकिन सालों पहले उसकी मां को जिंदल विला से दूर करने में बटलर का परिवार बहुत अहम भूमिका निभाता था, और उसकी मां ने जो भी कष्ट सहे थे उसका कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट लिंक बटलर और उसकी बीवी से था। तो अनाया भला उन्हें इस तरह से चैन से कैसे जीने दे सकती थी? इसकी दूसरी भी वजह थी। वह चाहती थी कि बटलर अपनी आंखों से देखे कि जिस भवानी शेरगिल को वह अपनी बेटी की तरह पाला है और उसकी सारे राज अपने सीने में दफन करके बैठा है, वही बेटी उसके बेटे को किस तरह से ट्रीट करती है। मारने के बाद भी वो उसे रिस्पेक्ट नहीं दे रही थी। पूरा वीडियो देखते हुए बटलर की बीवी तो तकरीबन बेहोशी हो गई। बटलर भी गुस्से और दर्द के मिले जुले भाव में रोने लगा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका इकलौता बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। वह फूट फूट कर रोने लगा। वह तो इतना बदनसीब था कि इस बारे में किसी को बात तक नहीं सकता था, क्योंकि सालों पहले ही उसने अपने बेटे को मरा हुआ घोषित कर दिया था, और अगर वह सच में मर गया तो वह कुछ कर भी नहीं सकता था। उसे सच में अब अफसोस हो रहा था। इसे कहते हैं कर्म, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। बटलर ने अपनी पूरी जिंदगी झूठ की तरह बीते और एक साजिश के चलते जिंदल विला में जासूसी की, और यहाँ तक कि अपने बेटे को भी गुमनामी की जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया, और इस खानदान की असली बेटी को घर से ही दूर कर दिया। लेकिन उसकी कीमत आज उसे इस तरह से चूकना नहीं पड़ रही थी। वही अपनी बीवी की ऐसी हालत देखकर बटलर तुरंत अपनी बीवी के चेहरे पर पानी डाला और उसे होश में लाया। उसकी बीवी होश में आते ही वापस फूटकर रोने लगी। उसकी हालत तो इतनी खराब हो चुकी थी कि उसे अस्पताल में एडमिट करने की जरूरत थी, लेकिन बटलर इस बारे में किसी को बता नहीं सकता था, वरना उसे शक था कि कहीं सच बाहर न जाए। वो जिंदल विला में छुपते छुपाते हुए अपने बीवी को बाहर लेकर गया और एक टैक्सी करके सीधे ही उसे अस्पताल लेकर चला गया। और जैसा कि उसे शक था, उसकी बीवी को सच में अस्पताल में एडमिट करना पड़ा। अब भला कौन सी माँ ये बर्दाश्त कर सकती थी कि उसका बेटा जो उनके बुढ़ापे की लाठी थी वह इस दुनिया में नहीं रहा। क्या बटलर अपने बेटे का बदला लेगा और अनाया का साथ देगा? क्या भवानी अपने काम में होगी कामयाब? जिंदल विला में। दूसरी ओर जिंदल विला के स्टडी रूम में जिंदल परिवार के हेड मोहन जिंदल बैठे हुए थे। तभी वहां पर उनकी पत्नी अरुणा जिंदल आई। अपनी पत्नी को स्टडी रूम में देखकर मोहन जिंदल की आंखें छोटी हो गई। जाहिर सी बात है, अरुणा जिंदल कभी अपने कामकाजी मामलों में दखलंदाजी नहीं करती थी, इसीलिए वह कभी स्टडी रूम में नहीं आया करती थी। उन्हें वहां देखकर वह समझ गए कि जरूर कुछ काम है। वह गंभीर आवाज में बोले, क्या हुआ आप यहाँ? आपको जरूरी कुछ काम था? तो अरुणा जिंदल उनके पास सोफे पर बैठते हुए बोली, हाँ मुझे कुछ काम था, मुझे आपसे बात करनी थी। ये सुनकर मोहन जिंदल गंभीर आवाज में बोले, किस बारे में बात करनी थी? तो अरुणा जिंदल बोली, वह मुझे अनाया के बारे में बात करनी थी। ये सुनकर मोहन जिंदल अपनी आंखें छोटी करते हुए बोले, आपको हमारी नातिन के बारे में क्या बात करनी है? तो अरुणा जिंदल जो कुछ भी उनकी और भवानी शेरगिल की बात हुई कि अनाया की आइडेंटिटी अभी रिवील नहीं करनी चाहिए, वरना उसे पर खतरा आ सकता है, वह सारी बातें अपने पति को बता देती है। वहीं उनकी बात सुनकर मोहन जिंदल की आंखें कठोर हो गई। वह अपनी बीवी की ओर देखकर कड़क आवाज में बोले, क्या आपको ऐसा लगता है कि जिंदल परिवार इतना कमजोर है कि वह अपने खानदान की एकलौती बेटी की हिफाजत नहीं कर सकते? वहीं उनकी बात सुनकर और उनकी बातों में छुपी गंभीरता को समझते हुए अरुणा जिंदल डरकर बोली, नहीं ऐसी बात नहीं है। वह तो हमें ऐसा लगा तो। तभी मोहन जिंदल बीच में बोले, ये कहिए ना आपको ऐसा नहीं लगा, बल्कि आपकी सो कॉल बेटी भवानी को ऐसा लगा। वहीं उनकी बात सुनकर अरुणा जिंदल को अच्छा नहीं लगा था। वह बोल पड़ी, उसमें कुछ गलत नहीं कहा, वह तो अनाया का भला ही चाहती है, उसने जो कहा वह गलत भी नहीं है। वह लोग इस बात से अनजान थे कि पूरा जिंदल परिवार स्टडी रूम के बाहर खड़ा होकर यह सब कुछ सुन रहा था, जिसमें हर्षद के माता पिता, चाचा चाची और आकाश जिंदल भी था। दरअसल साक्षी जिंदल ने पहले ही इन लोगों को सारी चीज बता दी थी और वह इन्हीं चीज के बारे में बात करने के लिए मोहन जिंदल के पास आ रहे थे।
जब उन्होंने अरुणा जिंदल की बात सुनी तो वहीं पर खड़े होकर सारी चीज सुनने लगे, लेकिन उनकी आखिरी बात सुनकर तो साक्षी जिंदल से रहा नहीं गया। तो वहां जाते हुए थोड़ी नाराज आवाज में बोली, माशा आप बहुत भोली है, और आपको लगता है जिंदल परिवार से जुड़ने से हमारी अनाया पर खतरा आएगा, तो फिर भवानी और उसकी बेटी इस खानदान का नाम क्यों इस्तेमाल कर रही है? क्या उन पर खतरा नहीं आएगा? क्या उनके लिए कोई मुसीबत नहीं आएगी? वहीं उनकी बात सुनकर अरुणा जिंदल गंभीर आवाज में बोली, ऐसा कुछ नहीं है, और भला उन पर खतरा क्यों आएगा? वह समझदार है, उसने अपनी पूरी जिंदगी हमारे साथ बीते है, वह लोगों को अच्छा बड़ा पहचान समझती है, तो वह इन सभी मुसीबत से बच सकती है। लेकिन अनाया अभी भी मासूम है, वह अभी अभी परिवार में लौटी है, उसे दुनियादारी के बारे में कुछ नहीं पता, तो वह खतरों से कैसे लड़ पाएगी? वही उनकी बात सुनकर पूरा परिवार उन्हें किसी बेवकूफ की तरह देख रहा था, जैसे वह सच में कोई जोकर हो कि कोई उनका इस्तेमाल कर रहा है और उन्हें इस बारे में पता तक नहीं चल रहा। वैसे वह सारी चीज मासूमियत में कह रही थी, उन्हें तो सच में अनाया की चिंता थी। आखिरकार वह अपनी बेटी पर जान छिड़कती थी, तो वह अपनी बेटी को अकेला कैसे छोड़ेगी? लेकिन वह भवानी शेरगिल की चालाकी को समझ नहीं पा रही थी। वही अपनी दादी की मूर्खता सुनकर तो आकाश और हर्षद की आंखें बड़ी हो गई। उनकी प्यारी बहन अनाया वह भी मासूम और भोली भाली, भला वह किस एंगल से भोली भाली है? वह दुनिया के नंबर 1 डॉक्टर एना है, जिन्हें मिरेकल डॉक्टर के साथ साथ डेथ डॉक्टर के नाम से भी जानी जाता है, क्योंकि जो भी उनके रास्ते में आता है वह उन्हें बहुत अच्छे से सबक सिखाती है और उन्हें रास्ते से हटाने से पहले एक बार नहीं सोचते। वह लोग अभी अपने ही ख्यालों में खोए हुए थे, तभी उन सबके कानों में मोहन जिंदल की कड़क आवाज आई, हमारी बच्ची बहुत साल हमारे घर से दूर रही है, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी परिवार का प्यार नहीं हासिल किया। मैं नहीं चाहता कि वह हमें गलत समझे या फिर यह समझे कि हमने उसे अपनाया नहीं है। यह मेरा आखिरी फैसला है कि हर्षद के रिसेप्शन में हम अपनी लौटी पोती को दुनिया से मिलाएंगे और फक्र से कहेंगे कि वह जिंदल खानदान का खून है, वह जिंदल परिवार की इकलौती प्रिंसेस है, और इस बारे में हमें कोई बहस नहीं चाहिए। और खबरदार, इस बारे में अगर किसी ने जिक्र भी किया तो फिर अपनी बीवी की ओर देखकर कड़क आवाज में बोले, यह आपके लिए आखिरी चेतावनी है। अगर अगली बार आपने भवानी की बातों में आकर कोई भी गलत हरकत की या फिर अनजाने में ही सही हमारी नातिन को दुख पहुंचाया, तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना बोलकर वह खड़े हुए और वहां से अपने कमरे की ओर आराम करने के लिए चले गए। बाकी सभी लोग भी वहां से जा चुके थे। अरुणा जिंदल अपने नम नजरों से दरवाजे की ओर देख रही थी। उन्हें अपने पति की बात बहुत ज्यादा बुरी लगी थी, क्योंकि आज तक मोहन जिंदल ने अपनी बीवी के हर बात को सही माना था, उनकी गलत ख्वाहिशों को भी पूरा किया था, और आज वही उन्हें गलत समझ रहे थे और उनसे कठोर लहजे में बात कर रहे थे, तो भला वह कैसे बर्दाश्त कर पाती? नहीं, पूरा परिवार अपने अपने कमरे में चला गया, लेकिन हर कोई इसी बारे में सोच रहा था। दूसरी ओर हर्षद जिंदल अपने कमरे में पहुंचा तो उसकी नजरों के सामने खूबसूरत मंजर नजर आने लगा है। वह उस मनमोहक नजारे में खोसा गया था। दरअसल हर्षद के सामने रेशमा अभी भी नहा कर आई थी। उसने अभी बाथरॉब पहना था और वह अपने बाल झटक रही थी। रेशमा अपने कपड़े अंदर ले जाना भूल गई थी, जिसकी वजह से वह ऐसे ही बाथरूम से बाहर आ गई थी। उसे पता था कि हर्षद अभी कमरे में नहीं है, तब तक को बाहर जाकर कपड़े चेंज कर लेगी, लेकिन तब तक उसका पति हर्षद अंदर आ चुका था और उसने अपनी नजरों के सामने ये खूबसूरत नजारा देख लिया। जहां रेशमा अभी भी अपने बाल झड़ने में बिजी थी, वही हर्षद तुरंत धीमे कदमों से अपनी बीवी के नजदीक जाने लगा। वह अब तक उसमें पूरा खो चुका था। वह जाकर उसे पीछे से अपनी बाहों में कस लेता है। ऐसा होते ही रेशमा हड़बड़ा जाती है और तुरंत पीछे मुड़ते हुए हर्षद को पीछे धकेलने की कोशिश करती है, लेकिन वह भला हटे कट्टे हर्षद को हिला भी नहीं पाती। हर्षद उसकी भीगी जुल्फों को कान के पीछे रखते हुए बोला, क्या बात है बीवी, आज कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रही हो। इतना बोलकर वह एक प्यार भरा चुंबन उसके माथे पर कर देता है। वही रेशमा जो पहले ही डर रही थी, वह उसके एहसासों में डूबकर ऐसे ही अपनी आंखें बंद कर लेती है। वह जिंदगी भर किसी के प्यार के लिए तड़पती थी। उसकी जिंदगी बस अनाया के आसपास ही घूमती थी और खुद को मजबूत बनाने के लिए ही स्ट्रगल करती थी, लेकिन आज उसके अंदर एक प्यार की लहर दौड़ रही थी। वह दोनों ऐसे ही एक दूसरे को किस करते हुए खड़े थे।
लेकिन रेशमा जो बहुत जल्द होश में आ गई थी, वह हर्षद को थोड़ा दूर करते हुए नजरें चुराकर बोली, आप इतनी जल्दी आ गई है, मुझे तो लगा आपको देर लगेगी। तो हर्षद उसे अपनी बाहों में उठाते हुए बिस्तर के पास ले गया और अपने गोद में बिठाते हुए खुद भी बिस्तर पर बैठकर बोला, कुछ खास नहीं बीवी, बस छोटी सी बात थी, प्रिंसेस के बारे में। वहीं अनाया का जिक्र सुनकर रेशम के भी कान खड़े हो गए। वह तुरंत बोली, क्या बात थी? बॉस के बारे में। वही उसका रिएक्शन देखकर हर्षद को भी हंसी आ गई। हर्षदन मन ही मन बोली, उसकी छोटी सी बीवी उसकी प्रिंसेस को लेकर कितनी प्रोटेक्टिव है। वह मुस्कुराते हुए जो कुछ भी हुआ वह सब कुछ उसे बता देता है। वही सब कुछ सुनकर तो रेशम की आंखें गुस्से से लाल हो गई। वह गुस्से में बोली, तुम्हारी बुआ का प्रॉब्लम क्या है? अनाया के पीछे क्यों पड़ी रहती है? मेरा तो दिल कर रहा है मैं उसे गुस्से से पीट दूं। वही उसकी बात सुनकर हर्षद को भी हंसी आ गई। वह उसे ऐसे ही बाहों में कसते हुए बोला, तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। रेशमा को तो शर्मा रही थी, लेकिन फिर भी वह हर्षद को ऐसे ही बाहों में कसकर सो गई। आज उन दोनों के भी चेहरे पर सुकून दिया पहले ही वह एक नहीं हुए थे, लेकिन उन दोनों के नज़दीकियां धीमे धीमे करके बढ़ रही थी। क्या हर्षद और रेशमा हो गया तह? क्या अनाया आएगी सबके सामने? हॉस्पिटल में, सिटी हॉस्पिटल में जिंदल परिवार का बटलर अपनी बीवी के बेटे का ध्यान रख रहा था, क्योंकि वह अपने बेटे की मौत की खबर से पूरी तरह से सदमे में जा चुकी थी और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ रहा था। हॉस्पिटल बेड में लेटी हुई बटलर की बीवी रोते हुए बोली, वह हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? हमने अपनी पूरी जिंदगी उसकी खिदमत में बर्बाद कर दी, उसे अपनी बेटी की तरह पाला, और आज वह हमें ये शीला दे रही है, इसलिए हमारा बेटा ही हमसे छीन लिया। वही बटलर भी नफरत भरी आवाज में बोला, मुझे तो आज तक लगता था कि वह हमारे बेटे भैरव का ध्यान रखती है और उसे अच्छी जिंदगी दे रही है, लेकिन आज जाकर पता चला कि उसने तो हमारे बेटे का इस्तेमाल किया। वह उसे किसी मशीन की तरह ट्रीट करती थी और अपने काम निकलवाती थी। इतना बोलकर उसके आंखों में भी पानी आ गया। बटलर की बीवी जोर जोर से रोते हुए बोली, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे अपने बेटे को आखिरी बार देखना है, चाहे आप कुछ भी करें, मुझे उससे मिलना है। वही बटलर भी काफी बेहोश नजर आ रहा था। भले ही वह कुछ भी कर ले, लेकिन वह जानता था कि भवानी की मर्जी के खिलाफ वह फिर उसे नहीं मिल सकता था। वह उसे आश्वासन देते हुए बोला, शांत हो जाओ, हमें कोई ना कोई रास्ता जरूर मिलेगा। अभी तुम जानती हो कि हम भवानी के खिलाफ नहीं जा सकते। वही उसकी बात सुनकर बटलर की बीवी की आंखों में भी गुस्सा और नफरत उतर आया। भवानी को वह आज तक बेटी बेटी कहते नहीं थकती थी, आज उसी के लिए उसकी आंखों में बेइंतहा नफरत झलक रही थी। वह आज गंभीर आवाज में बोली, उस घटिया औरत का तो नाम ही मत लीजिए मेरे सामने। मैंने उसे अपने बच्चों की तरह बड़ा किया, उसकी हर बदतमीजी सहन की, यहाँ तक कि वह हमें नौकर से भी गया गुजरात समझती थी। हमने सब कुछ बर्दाश्त किया, सिर्फ अपने बेटे के लिए और उसके अच्छे फ्यूचर के लिए, लेकिन उसने तो हमारी जिंदगी ही बर्बाद कर दी। फिर वह अपने पति की ओर देखकर बोली, मुझे अपने बेटे के लिए बदला चाहिए। आप कुछ भी कीजिए, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे बेटे की आत्मा को शांति मिले, और वह तभी होगा जब भवानी अपने अनजान तक पहुँचेगी। वही अपनी बीवी की बात सुनकर बटलर की आंखों में भी गुस्से और नफरत की लहर दौड़ गई। वह भी सच में अपने बेटे का बदला चाहता था, लेकिन वह भी मजबूर था। भवानी की ताकत इतनी भी कम नहीं थी कि वह उसके खिलाफ जा सके। इतने सालों में वह इतना तो समझ चुका था कि भवानी क्या क्या कर सकती है, और वह अपने मकसद को हासिल करने के लिए किस हद तक नीचे गिर सकती है। बटलर अपनी बीवी को समझाते हुए बोला, शांत हो जाओ, अभी हमारे बदले का वक्त नहीं आया है। अभी सबके सामने ऐसा ही दिखाओ कि हमें कुछ पता नहीं है। जब सही वक्त आएगा तब हम वार करेंगे, और ऐसा वार करेंगे कि हमारे बेटे की मौत का बदला हम उसे बहुत अच्छे से लेंगे। लेकिन अभी हम इतने ताकतवर नहीं हैं कि हम कुछ कर सके, और तुम भी जानती हो कि अगर अभी हम भवानी के खिलाफ गए तो उसे एक पल नहीं लगेगा हमें रास्ते से हटाने के लिए, और अगर एक बार हम मर गए तो हमारा बेटे का बदला भी अधूरा रह जाएगा। बदला लेने के लिए हमें अभी भी जिंदा रहने की जरूरत है। ये बात सुनते हुए बटलर की बीवी अपने आंसू पोंछते हुए नफरत भरी आवाज में बोली, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। मेरे बेटे की मौत व्यर्थ नहीं जाएगी। अगर इतने साल हम वफादार रहकर उसकी मदद कर सकते हैं
तो हमें उसके खिलाफ जाने में भी कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। वो लोग इस बात से अनजान थे कि कोई है जो उनकी बातें सुन रहा है, और यह कोई और नहीं हमारा प्यारा कपल हर्षवर्धन और अनाया था। क्योंकि अनाया ने पहले ही अपने आदमियों से कह दिया था कि वह बटलर और उसकी बीवी पर नजर रंगे और उनकी हर बात को रिकॉर्ड करें। वह दोनों इस वक्त कार से कहीं जा रहे थे और अनाया हर्षवर्धन की गोद में बैठी हुई थी और हर्षवर्धन अपने दूसरे हाथ से अपने बिजनेस की कोई फाइल रीड कर रहा था। तभी अनाया अपने टैब की स्क्रीन देखते हुए बोली, लगता है अब खेल में एक एक करके सारे प्यादे राजा के खिलाफ हो रहा है। वही अपनी बीवी की बात सुनकर हर्षवर्धन जो फाइल पढ़ रहा था उसे नजरें हटाते हुए अपनी बीवी को देखकर मुस्कुरा कर बोला, बीवी तुम कुछ ज्यादा ही शैतान हो रही हो। ये सब कुछ तुमने ही तो करवाया है, तो भला तुम्हारा प्लान सक्सेसफुल कैसे नहीं जाता। अब बटलर और उसकी बीवी अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए भवानी के खिलाफ जाएगी। ये तुम्हारा ही तो प्लान था। ये सुनकर अनाया खिलखिलाकर हंसते हुए बोली, मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ। इसमें सारा क्रेडिट मुझे नहीं जाता, इसमें कुछ क्रेडिट तो भवानी शेरगिल को भी जाता है। आखिर तक वह इतनी बुरी नहीं होती तो मेरा प्लान सक्सेसफुल भी नहीं होता। ये सुनकर हर्षवर्धन उसके नाक को हल्के से पिंच करते हुए बोला, शैतान बीवी, अब चलो इन सब चीजों को ऐसे ही छोड़ दो। सारी चीज वक्त रहते अपने आप ठीक हो जाएगी, तुम चिंता मत करो। दरअसल जब से हर्षवर्धन को ये पता चला था कि अनाया के पिता राजेश कपूर नहीं है, तब से ही अनाया डिस्टर्ब रहने लगी थी। तब से ही वह अनाया को अपने साथ ऑफिस लेकर जाने लगा था और आज भी वह दोनों ऑफिस से ही घर जा रहे थे। वह नहीं चाहता था कि अनाया अकेली रहे और डिस्टर्ब रहे, और वह हर मुमकिन कोशिश करता कि अनाया खुश रहे। किसी होटल में दूसरी और होटल के किसी कमरे में हमारी हीरोइन की सौतेली बहन जानवी अपनी दादी और चाचा के साथ बैठी थी। दरअसल कपूर इंडस्ट्री से निकलते ही उसे अरेस्ट कर लिया गया था और उन्हें जेल में काफी अच्छे से टॉर्चर किया गया था, जिसकी वजह से उनकी हालत काफी खराब हो चुकी थी। जब इस बारे में जानवी को पता चला तो उसने ना चाहते हुए भी उन्हें जेल से निकलवा दिया। उसके लिए भी उसे काफी पापड़ बेलने पड़े थे, काफी रिश्वत देनी पड़ी थी, लेकिन वह अभी भी उन दोनों का इस्तेमाल करना चाहती थी। इसलिए उसने पुलिस स्टेशन से रिलीज करवाया और किसी होटल में ठहरने को कह दिया। आज जानवी ने उसे वहां मिलने आई थी। जानवी को वहां देखकर उसकी दादी रोते हुए बोली, वह घटिया बच्चों ने लड़की सच में कितनी गिरी हुई है। उसने अपनी ही दादी को जेल पहुंचा दिया। उसमें बिल्कुल भी शर्म नाम की चीज नहीं है। पता नहीं उसकी परवरिश कितनी घटिया तरह से हुई है। इसे तो हमें पलकों पर बिठाकर रखना चाहिए। आखिरकार हम उनसे बड़े हैं। तभी उसके चाचा भी आगे बोले, आप बिल्कुल सही कह रही हैं माँ। लगता है उसे कुछ ज्यादा ही छूट दे दी गई है। एक बार वह मेरे हाथ लग जाए, मैं उसे अच्छा सबक सिखाऊंगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से हमारी बेइज्जती करने की। उसने तो हमें जरूर तक पहुंचा दिया। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। वही उनकी बात सुनकर जानवी उन्हें दिलासा देते हुए बोले, आप शांत हो जाए। उसकी परवरिश गांव में हुई है और उसे बड़ों के साथ किस तरह से बिहेव करना है वह नहीं पता, इसीलिए उसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। इतना बोलकर वह मन ही मन शैतानों की तरह हंसते हुए बोली, अब मजा आएगा। मैं भी देखती हूँ तुम खुद को कैसे बचती हो। क्या जानवी का प्यार होगा कामयाब? क्या होगा जब इस बारे में अनाया को पता चलेगा? और क्या डूबे परिवार अनाया के लिए लाएगा कोई मुसीबत? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।